आज का हमारा टॉपिक है लेखा शास्त्र यानी अकाउंटेंसी क्लास 12 यानी कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए। रीडर्स चॉइस की बुक है। इसमें हम बनाएंगे कंपनी के वित्तीय विवरण। इसकी न्यूमेरिकल आपके पास वैसे तो लगातार जा ही रही है। इसमें जो हम प्रश्न अभी तक बना चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 तक आप लोगों को बना के दे चुके हैं। अब हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन इस वक्त आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित शेषों की सहायता से एक्स कंपनी का लाभ हानि विवरण तैयार कीजिए। लाभ हानि विवरण का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉसमेंट का स्टेटमेंट। पहले तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, लेकिन अब यह सिस्टम शेड्यूल के अकॉर्डिंग चेंज हो गया है और अब हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और ये जो प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट होता है, यह प्रॉफिट एंड लॉस का एक बहुत शॉर्ट फॉर्मेट होता है। इसमें हम कुछ चुनिंदा खर्चों को डालते हैं और उन खर्चों को डाल के सेल में से माइनस कर देते हैं और हमारा प्रॉफिट आसानी से निकल जाता है। मतलब इसमें बहुत सारी माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, भवन, मशीनरी, अंतरिम लाभांश, प्रारंभिक रहतिया, फर्नीचर, देनदार, क्रय, प्रारंभिक व्यय, मजदूरी, सामान्य व्यय, गाड़ी भाड़ा, वेतन, संचालक शुल्क, अशोध ऋण, ऋण पत्रों पर ब्याज, गत वर्ष का लाभ और बिक्री 4,15,000 के यहाँ दिया हुआ है कोने पे। अशोध ऋण प्रावधान है और 12% ऋण पत्र है 1.5 लाख रुपए का। ये जो 12% का ब्याज है इसका काटेंगे, ऋण पत्र का ब्याज हमेशा काटा जाता है, तो 18,000 रुपये का ब्याज आएगा। 9,000 का ब्याज इन्होंने पहले दिया है तो 9,000 इसमें और जोड़ के 18,000 बना देंगे। यहाँ समायोजनाएं हैं। ये समायोजनाएं ही सबसे ज़्यादा राड़ की जड़ है। अगर आपने समायोजनाओं को बहुत अच्छी तरह समझ लिया तो आप बन जाएंगे विद्वान। तो यहाँ पर लिखा है भवन पर 5%, मशीन पर 25% और फर्नीचर पर 10% का ह्रास काटना है। प्रारंभिक व्यय का भी 500 रुपये आप लिखित करने के लिए कहा है। ऋण पत्रों पर आधे वर्ष का ब्याज देय है, तो इन्होंने यहाँ बोल भी दिया है जो हम बता रहे थे। यहाँ देनदारों पर 5% अशोध ऋण का प्रावधान करना है, यानी देनदारों के 5% रुपये डूबने की संभावना है। इसको जब हम तैयार करेंगे तो इसका एक बेहतरीन फॉर्मेट आपके सामने ऐसे होगा जैसे कि अब आप देख रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च जो भी डेट होगी डाल देंगे। इस सवाल में शायद डेट है ही नहीं, इसलिए मैंने डाला ही नहीं। पार्टिकुलर्स होगा, नोट नंबर होगा और करेंट ईयर और प्रीवियस ईयर ये लिखे होंगे। यहाँ पर हमने नोट नंबर को एक नोट नंबर लिखा है, बाकी छोड़ा है। मुझे यहाँ पर आपको दिखा करके नोट नंबर लिखने हैं जिससे आपको पता चल जाए आखिर इस नोट नंबर में होता क्या है और इसमें हम लिखते क्या हैं। तो सबसे पहले आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस लिखना है। इसमें सेल का पैसा लिखना है। अगर सेल्स रिटर्न है तो सेल्स रिटर्न को इसमें से माइनस करके जो सेल बचेगा उसे लिखेंगे और सेल्स रिटर्न के लिए पीछे इधर नोट्स टू अकाउंट में वर्किंग में दिखाएंगे। अभी नोट्स टू अकाउंट कैसे बनाएंगे वह भी आप देखेंगे। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पर बिक्री दिया है, इसी बिक्री को ही रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बोलते हैं जो कि 4,15,000 का है। सेल्स रिटर्न नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर विक्रय व्यय न होने की वजह से, मतलब बिक्री वापसी न होने की वजह से 4,15,000 पूरी बिक्री हमने लिख दी। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है एक्सपेंसेज का। तो एक्सपेंसेज में सबसे पहला नंबर आता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल का। कभी कभी इसको कुछ राइटर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम भी लिखवा देते हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कंज्यूम लिखा है या मटेरियल ही लिख के छोड़ दिया है। अब नंबर आता है कि ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल आखिर आएगा कहाँ से। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल लाने के लिए आपको सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम लिखना है। यहाँ पर इसमें ओपनिंग स्टॉक और परचेज और जो गाड़ी भाड़ा
कैरीज ऑन ढुलाई मतलब कैरीज ऑन परचेज वगैरह लिखा होता है, तो उनको हम यहाँ पर जोड़ देते हैं, क्योंकि माल को खरीदे से समय ही भाड़ा, ढुलाई, तांगा भाड़ा, रिक्शा भाड़ा ये सब देना होता है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो ठेला भाड़ा वगैरह, ढुलाई वगैरह होता है, उनको भी यहीं ऐड कर देंगे। तो इस क्वेश्चन के मुताबिक ओपनिंग स्टॉक इसमें यहाँ पर है 75,000 का, गाड़ी भाड़ा 13,115 का है, और जो क्रय है वो 1,85,000 का है। इन तीनों को हम जोड़ेंगे 2,73,115 आएगा। इसमें से क्लोजिंग स्टॉक घटा देंगे। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर लिखा है 1,95,000, माइनस करेंगे तो हमारा जो मटेरियल कंज्यूम होगा वो 78,115 आएगा। तो हम पहले नंबर पर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम जब भी आप किसी भी सवाल में निकालेंगे तो यही जोड़ घटाव आपको करना होगा। तो ये 78,115 यहाँ पर हमने लिख दिया है। तो ये 78,115, 78,000, 1000 पे हम कोमा लगा देते हैं, 115 हो गया। अब दूसरा नंबर आता है एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेज। इसमें एम्प्लॉयज़ की कल्याण व्यय, सैलरी, मजदूरी, संचालकों का शुल्क वगैरह जो कर्मचारियों से संबंधित है, जो फैक्ट्री में काम करने वाले लोग हैं, उनकी जितनी भी खर्चे उनके ऊपर हो रहे हैं वह सब खर्चे यहाँ पर आएगा। तो इस क्वेश्चन के मुताबिक मजदूरी और वेतन और संचालक शुल्क, यही 3 खर्चे कर्मचारियों से संबंधित हैं। तो उसको हमने यहाँ पर वर्किंग में दिखाया। ये नोट्स टू अकाउंट है। नोट नंबर 1 ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का था, तो हमने कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम के सामने 1 नंबर डाल दिया। अब हम 2 नंबर की वर्किंग जो है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेज वाला कर रहे हैं। सैलरी, वेजेज और डायरेक्टर फीस जोड़ेंगे, 10, 50, 90 यानी 1,05,090 आएगा। इसको एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेज में 10, 50, 90 यानी 1,05,090 लिखेंगे, और इसे वर्किंग नोट नंबर का जो 2 नंबर है यहाँ पर लिख देंगे। यही 2 नंबर आपको डाल देना होगा, क्योंकि ये नोट्स टू अकाउंट का दूसरा भाग है। इसके बाद हमारा दूसरा खर्चा आता है नंबर 3 का, डेप्रीसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। डेप्रीसिएशन और एमोर्टाइजेशन में हम संपत्तियों का डेप्रीसिएशन देखते हैं सवाल में कहाँ लिखा है। तो भवन पर 5% है, तो भवन 3 लाख का, इसका 5% 15,000 होगा। मशीन का 25%, मशीन है 4,40,000, इसका 25% 1,10,000 आएगा। फर्नीचर पर 10% है, तो फर्नीचर यहाँ पर दिया है, इसका 10% काटेंगे तो भाई किसी का 10% काटना हो तो 1 0 ख़त्म, यानी 720 आएगा। तो हमने यहाँ पर सबका डेप्रीसिएशन लिख दिया, बिल्डिंग का, मशीन का और फर्नीचर का, क्योंकि आपके हेडिंग में एमोर्टाइजेशन भी है। एमोर्टाइजेशन यानी कोई भी चीज़ अगर राइट ऑफ हो, अपलिखित हो, तो इसमें प्रारंभिक व्यय 500 रुपये अपलिखित किया गया है, वह भी एक प्रकार का डेप्रीसिएशन ही की तरह होता है। तो हमने यहाँ पर प्रारंभिक व्यय को प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज बोलते हैं, उसका 500 रुपये यहाँ लिख दिया। अब हमारा जो टोटल खर्चा हो गया डेप्रीसिएशन एमोर्टाइजेशन का 1,26,220 हो गया, और इसका जो वर्किंग नोट नंबर है वो 3 है। तो हम यहाँ पर डेप्रीसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन लिखेंगे और यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 3 डाल देंगे। 1,26,220 वो टोटल अमाउंट यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद आता है फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट ये डी नाम से लिखेंगे। तो हमने यहाँ पर फाइनेंस कॉस्ट को जो बोलते हैं, फाइनेंस कॉस्ट में डिबेंचरों का ब्याज, लोन का ब्याज आता है, लेकिन इस सवाल में डिबेंचरों का ब्याज 9,000 ही दिया है, लेकिन नीचे बोल देता है कि आधे वर्ष का ब्याज अभी देना बाकी है। तो ये जो डिबेंचर हैं 1.5 लाख के, इनका 12% काटेंगे, 18,000 रुपया आता है। 18,000 में से 9,000 इन्होंने दे दिया है, अभी 9,000 बाकी है। तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे चौथे नंबर पे फाइनेंस कॉस्ट। इसमें इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो 9,000 पहले से दिया है उसे लिख देंगे, और आउटस्टैंडिंग जो बकाया 9,000 बोल रहा है 6 महीने का, उसको जोड़ के 18,000 पूरा कर देंगे। और यहाँ पर फाइनेंस कॉस्ट में जाएंगे, 18,000 लिखेंगे। ये वर्किंग नोट नंबर 4 है, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। अदर एक्सपेंसेज, इसके बाद चौथी हेडिंग है इसकी अदर एक्सपेंसेज की। जितने खर्चे बचेंगे अब उन सभी को अदर एक्सपेंसेज के नाम से लिखेंगे।
अब बचा क्या है वो आपको देखना है। यहाँ से चालू हो जाइए और सारे खर्चों को देखते चलिए कौन सा खर्चा बचा हुआ है। एक तो सामान्य व्यय 16,835 रुपये। दूसरा नंबर बचा है अशोध्य ऋण, और इसके बाद अशोध्य ऋण प्रावधान भी है। देनदारों पर 5% अशोध्य ऋण के लिए प्रावधान करने के लिए अलग से भी बोल रहा है। तो सबसे पहले हम सामान्य व्यय को लिखेंगे। ये रहा अदर एक्सपेंसेज 5वां नंबर का वर्किंग नोट, और इसमें हमने जनरल एक्सपेंसेज यानी सामान्य व्यय 16,835 लिख दिया। बैड डेट्स यहाँ पर अशोध्य ऋण की रकम है 2110 रुपये, उसको लिखेंगे। इन्होंने देनदारों पर 5% अलग से भी प्रावधान बोला है, तो देनदार यहाँ पर लिखा हुआ है, दे रहा देनदार, और यहाँ पर 87,000 है। इसका 5% काटेंगे 4,350 रुपये आएगा। ये दोनों हमारे पैसे डूबे हुए माने जाएंगे, जिसमें 6,460 टोटल इन दोनों को मिला के डूब चुका है। लेकिन इस डूबते हुए पैसे को उभारने के लिए इन्होंने अशोध्य ऋण के लिए प्रावधान का पैसा 3500 अलग से रखा हुआ है, तो ये इसमें से माइनस करेंगे, फिर भी हमारे 2,960 रुपये डूब ही जाएंगे। तो हमारा जो खर्चा हुआ है 16,835 और 2,960 दोनों मिला के 19,795 रुपये डूब चुके हैं, यानी कि नुकसान हो गया। हम यहाँ पर अदर एक्सपेंसेज में जाएंगे, 5वां नंबर का नोट्स टू अकाउंट का नंबर डालेंगे, 19,795 रुपये यहाँ पर लिख देंगे, जो कि हमारे सारे खर्चे अब कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम 4,15,000 जो है पहला नंबर, ये दूसरा नंबर है एक्सपेंसेज का, तो अब हम पहले नंबर में से यानी सेल में से हम दूसरे नंबर के तमाम खर्चों को माइनस करेंगे, तो हमें प्राप्त होगा नंबर 3 प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। आपको ये लिखना होगा, और 1 में से 2 को घटा रहे हैं, यानी इसमें से हम इस खर्चे को घटा रहे हैं, तो 67,780 रुपये आया है। और यहाँ पर प्रॉफिट पिछले साल का, ये प्रीवियस ईयर का कॉलम भी चल रहा है साथ में। अब सवाल में देख लो गत वर्ष का यानी पिछले साल का कहीं प्रॉफिट वगैरह दिया है तो उसे लिख दो। तो यहाँ पर पिछले साल का 14,500 रुपये लिखा है, उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। कहाँ लिखेंगे? यहाँ पर थर्ड नंबर के सामने, ये हो गया। अब एक्सेप्शनल आइटम आता है इसके बाद, क्योंकि यहाँ पर हमने लिखा है प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, तो अभी इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम और एक्सेप्शनल आइटम और टैक्स दोनों बचे हुए, 3 अमाउंट बचा है, एक्सेप्शनल आइटम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और टैक्स। इसके आगे और आइटम एंड टैक्स भी लिखा जाएगा। चलो मैं उसको लिख देता हूँ, एंड टैक्स। तो ये रकम जो आ चुकी है यहाँ पर, यही प्रॉफिट माना जाएगा। इसके बाद एक्सेप्शनल आइटम में प्रपोज्ड डिविडेंड यानी प्रस्तावित लाभांश, सामान्य संचय में हस्तांतरित किए गया लाभ का एक हिस्सा और अंतरिम लाभांश, ये 3 रकम यानी प्रस्तावित, अंतरिम और सामान्य संचय, इन तीनों में से यहाँ पर अंतरिम लाभांश तो है, लेकिन सामान्य संचय और प्रस्तावित लाभांश कहीं अता पता नहीं है, तो हम यहाँ पर सिर्फ इंटरिम डिविडेंड लिख देंगे। अब 67,780 जो है ये तीसरा नंबर है। चौथा नंबर है एक्सेप्शनल आइटम्स, इसके अंदर आता है इंटरिम डिविडेंड। अब हम तीसरे में से चौथे को माइनस करेंगे, तो हमें प्राप्त होगा 5वां नंबर प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अब एक्सेप्शनल आइटम खत्म हो गया, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स बचे हुए हैं, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स बोल दीजिए, क्योंकि भी टैक्स का भी नंबर आएगा। तो अब यहाँ पर 37,500 को 67,780 में से माइनस करेंगे। पिछले साल का कोई ड्रामा नहीं है, तो इसे ब्लैंक छोड़ देंगे, खाली डैश मार देंगे। इसमें से इसे घटाएंगे, यानी तीसरे में से चौथे को माइनस करेंगे तो 5वां नंबर प्राप्त होगा। तो यहाँ तीसरे माइनस चौथा लिख दीजिए, 30,280 बचेंगे। यहाँ कुछ नहीं होगा तो इसका यही रकम यहाँ पर लिख देंगे। अब नंबर आता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में कुछ नहीं दिया हुआ है। जब कुछ नहीं दिया हुआ है, असाधारण मदें होती हैं। असाधारण मदें ऐसी होती है जो भूकंप वगैरह, राहत वगैरह में जो खर्च किए जाते हैं, प्राकृतिक आपदाओं में खर्च किया जाता है, ऐसी रकम यहाँ पर आती है जो प्रॉफिट एंड लॉस में से निकाल करके ही ऐसे पेमेंट्स किए जाते हैं।
जो व्यापार की सामान्य परिस्थितियों में नहीं पाए जाते हैं। तो सवाल में ये वाला आइटम बहुत कम देखने को मिलता है, इसलिए यहाँ पर डैश लगा देंगे। अब 30,280 हमारा 5वां नंबर है, 6ठा नंबर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। अब 7वां नंबर जब प्राप्त करेंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्राप्त करेंगे, 5वें में से 6ठे को घटाते हुए दिखाएंगे यहाँ पर, यानी 5वें में से 6ठे को घटाएंगे। तो यहाँ से इसको घटाएंगे, यहाँ कुछ है ही नहीं तो घटाएंगे क्या, यू ही आ जाएगा यहाँ पर। इसमें भी कुछ नहीं होगा तो यही रहेगा। इसके बाद अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमने लगा दिया, प्रोविजन फॉर टैक्स का नंबर आ गया। टैक्स हमारा सवाल के अंदर देखेंगे क्वेश्चन में, तो सवाल के पीछे दिया हुआ है, यहाँ पर ये दिया हुआ है करों के लिए आयोजन 37,000 रुपये। तो अब हम 37,000 रुपये को कहाँ लिखेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स के नाम से 37,000 रुपये। यहाँ पर आपने देख लिया 37,000 रुपये आ चुका है। अब 37,000 रुपये को इसमें से घटाएंगे तो करेंट ईयर में प्रॉफिट या लॉस दो ही आ सकते हैं, तो इसमें लॉस आ गया, हम इसको ब्रैकेट मार देंगे। तो 9वां नंबर होता है प्रॉफिट या लॉस ड्यूरिंग द ईयर, इसमें हम 7वें में से 8वें को घटाएंगे। तो यहाँ पर लगा दीजिए इस प्रकार से कैलकुलेशन का हिसाब किताब कि 7वें नंबर में से 8वें को घटाने के बाद ही 9वां नंबर हमें प्राप्त हुआ है। और यहाँ पर पिछले साल वाला पंगा तो वैसे ही है कि इसमें से कुछ घटा नहीं है, तो यही वाला रकम यहाँ पर आ जाएगा। इस प्रकार से यह क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है।